और अब खबर रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई। करीब 12 बजे पुलिस प्रशासन की टीम फोर्स के साथ जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। टीम ने आंदोलन कर रहे छात्रों की स्थिति की भी जानकारी ली है। तो लगातार टीम वहां पर पहुंच रही है और छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरन हमें यहां से खाली करने को कहा जा रहा है। तो पुलिस टीम ने पूरे स्टेडियम परिसर का पहले तो निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। देर रात जो अधिकारी और कर्मचारी यहां पर पहुंचे, अधिकारियों ने मौके की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। छात्रों के आंदोलन का बता दें कि आज 20वां दिन है और लगातार अपनी मांगों को लेकर छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा कूच के बाद रणनीति यही है कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। हालांकि अधिकारी बार बार पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, लेकिन फिर भी यहां पर आंदोलन स्थल को खाली नहीं किया जा रहा। तो वहीं छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें डरा धमका कर यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मुख्य मांग जो है सीबीआई जांच की, वो अभी तक नहीं मानी गई है और जब तक उस जांच पर मुहर नहीं लगती है, सरकार उस पर फैसला नहीं लेती है, हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हालांकि इन सबके बीच धांधली को लेकर पेपर में, भर्ती में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये भी आगे विस्तार से जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रात को जयपाल स्टेडियम पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। बता दें कि छात्र पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो रांची में छात्र लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उन सबके बीच प्रदर्शन की जो टीम है वो धरना स्थल पर लगातार पहुंच रही है। ऐसे में एनडीटीवी के सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां पर छात्रों ने हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। हमने देखा यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, वो ये कह रहे हैं, आज मेरी ही डिबेट में ये सवाल उठ गया कि हम कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई असामाजिक तत्व यहाँ गड़बड़ पैदा ना कर दें। बीती रात भी आजमगढ़ के एक लड़के को जिसने मास्क लगा रखा था उसे डिटेन किया गया। ये चल क्या रहा है? ऐसा क्यों किया प्रशासन ने? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? सरकार अपनी प्रशासन के तहत वो अपनी शक्ति के तहत शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। सरकार जिस तरह से रवैया अपनाना चाहती है और जो चाह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों के हित के लिए नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको आप डराने या धमकाने की कैटेगरी में? छात्रों से जिस तरह से कह रहा कि आपका अपना फ़ोन नंबर दो, आप जिस थाने में आपका थाना किसके अंडर में आता, कौन सा थाना है, आपका पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तमाम चीज़ें पूछा जा रहा। और जिस तरह से उससे छात्र भयभीत हो गए, डर गए और इवन पूरे लश्कर के साथ आए हैं। आपको बात करना था, आप दिन में आते, पूरी लाठी डंडा फोर्स के साथ आने की क्या जरूरत थी? आप अगर कितनी फोर्स थी मैम? ठीक ठाक थी फोर्स, उतना 50 के आसपास में मैम। और चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से हटाने के इरादे से आए थे आप? मैम बिल्कुल हटाने के इरादे से आए थे मैम। वो गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। डू वी लुक लाइक टेररिस्ट? हम लोग कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी कोई संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। यहाँ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ सब जेन्युइन स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैम गन लाने का मतलब क्या जरूरत था? अच्छा, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मैं यहाँ पर थी। उस समय तक यहाँ पर करीब मेरे को लगता है 150 से 200 के आसपास स्टूडेंट्स थे। जिस समय वो लोग आए उस समय कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे? उस समय स्टूडेंट थोड़े से संख्या कम थी, 50 के आसपास रहे। 50 के आसपास थी और वो इस तरह से बात कर रहे थे तो ताकि बच्चे डर के यहाँ से छोड़ जाए। इवन वो छोड़ कह भी रहे थे कि अब हो गया, तुम अनशन खत्म करो, बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये इस तरह का लहजा, इस तरह से बात करना या डराना धमकाना, ये कतई अच्छा नहीं है। आपने ये बोला कि डराया धमकाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को बांटने की कोशिश हो रही है कि जेएसएससी पर हमने जेपीसीएल पर मांग ली है तो ठीक है, वो वाले चले जाएं, बाकी लोग यहाँ रुके हैं तो वो अपना करते रहें। तो ये बांटने की थ्योरी के पीछे क्या आपको कारण दिखाई दे? आंदोलन को कमजोर करना चाहता है कि बच्चे अगर बढ़ जाएंगे तो कुछ बच्चे अगर रहेंगे यहाँ पे तो उनको इजीली वो मार पीट के भगा सकते हैं, उन पे लाठीचार्ज कर देंगे, डर से वो भाग जाएंगे, कुछ बच्चे रहेंगे। वो अपना चाहे जितने लश्कर लेके आए सरकार, जो भी हथकंडा अपनाना चाहे आजमा ले, हम लोग यहीं पे रहेंगे अड़ी के। हम जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैम दे वर वॉकिंग लाइक मीन्स पूरे एग्रेसिव मूड में थे। मतलब ऐसे टहल रहे थे ना जैसे बच्चों को धमकाया जाता नहीं है कि पेरेंट्स कैसे बच्चों को धमकाने के लिए आसपास में टहलते हैं, वैसे टहल रहे थे, आगे पीछे कर रहे हैं। बच्चों को एक बच्चों को ये इंडिविजुअल अकेले करके बात कर रहे हैं। आपको बात करना था, आप उस टाइम आते जब हमारे साथ सब पूरे मतलब सारे स्टूडेंट्स थे। जब स्टूडेंट्स कम हो गए, जब वो भी 1:30 बजे एग्जैक्ट 1:22 पे वो लगाए थे जब हम लोग सो रहे थे, तब
वो उस समय देखे कि यहाँ पर अभी तादाद कम है, अभी ये लोग थके हुए हैं, हारे हुए हैं उस टाइम में, जबकि थोड़ी देर पहले उनको अभी हम लोग गुलाब दे के आए थे। एक बात और बताइए, एक बार ये भी आप लोगों के बीच से खबर निकल कर आ रही थी कि पावर कट हुआ, रात में लाइट कटी गई, ऐसा हुआ है क्या? पावर काट दिया गया था, पावर काट दिया गया था हम लोगों का जी। कितनी देर मतलब ये पावर कट नॉर्मल पावर कट था या कैसा? पता नहीं, ये तो पता नहीं। कोई तो कह रहे कि वायर काट दिया गया था या जानबूझ के ऐसा किया गया था। जिस तरह से लाठीचार्ज से पहले पावर काटा था उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया था। फिर वो कितनी देर में रिस्टोर हुआ पावर? ये लगभग घंटा भर रहा था ना, आधा घंटा। 1 घंटे तक अंधेरा था और उसी समय पर यहाँ पर सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल उसी समय आए थे। प्रशासन के अधिकारी भी उसी अंधेरे में ही आए थे वो लोग, और अंधेरे में ही उसी तरह से बात करे सारे छात्रों के साथ। आपको क्या लग रहा है? आते हैं प्रशासन लोग बोल रहे थे, बाद में आने के बाद स्टूडेंट लोग को खूब डराते हैं, धमकाते हैं, फिर बाद में मीडिया वाला के सामने सफाई देते कि हम लोग तो आए थे, अनशन में जो बैठे उसको बोल रहे थे कि अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग सरकार बात मान ली है करके बोलते हैं। अगर ऐसी बात रहती है तो जब दिन में जब 7 बजे 8 बजे तक सारे स्टूडेंट इतना भीड़ रहते, पूरा स्टेडियम में भरा हुआ रहता है, उस समय प्रशासन क्यों नहीं आती है? मैम, जिस तरह से ये धमकाया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, और वो भी आधी रात को जब हम लोग सो रहे होते हैं, तब इस तरह से किया जाना बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से करने का क्या मतलब है? मतलब आप डर रहे हैं या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमें डराना चाह रहे हैं या फिर आप डर रहे हैं इसलिए हम लोगों को डरा रहे हैं? वी ट्रीट पुलिस लाइक आवर फादर, मतलब हमारे पिता से, जैसे मेरे पापा भी पुलिस में है, तो मैं जैसे अपने पिता को ट्रीट करता हूँ वैसे उन लोगों को भी ट्रीट करता हूँ। ना हम कभी गलत टोन का यूज़ किया उनके लिए, ना कभी हम लोगों ने कभी उन पे। आपके पापा भी पुलिस में ही हैं? जी। और आप यहाँ आंदोलन पर आए हुए हैं? जी जी। तो घर में आपके भैया पुलिस? मेरा भैया सब इंस्पेक्टर है, रांची में ड्यूटी था। जिस दिन हमें लाठीचार्ज किया गया तो उस दिन भैया का ड्यूटी था। भैया देखिए, ये बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ, ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च हुआ उस दिन, आपका नाम क्या है? वनमाली प्रमाण। हाँ, तो वनमाली देखिए, ये बैठे थे प्रोटेस्ट पर, आंदोलन में भी मार्च में भी गए थे और इनके भाई उस दिन ड्यूटी पर थे। हाँ, सब इंस्पेक्टर है भैया, भैया का रांची में ड्यूटी है। दोनों भाई अगर आमने सामने आ जाते तो फिर क्या होता? क्या करते हैं अब पता नहीं उस समय क्या होता। और हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम भी हारेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है, हम गलत बिल्कुल नहीं, हम हमारा राइट है ये। हमारा 35 साल पार हो गया, हम 35 साल में मात्र 3 JPSC मेंस लिख पाए। किसका गलती है? एज खत्म हो जा रही, किसका गलती है? ये मेरा गलती है क्या? ये मेरा गलती तो नहीं है ना, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाते। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मांगों को सुना जाए और इनके बेहतर भविष्य के लिए एग्जाम्पलरी कदम यहाँ से लिए जाएं। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मीनाक्षी कंडवाल, NDTV इंडिया के लिए रांची धरना स्थल से। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे छात्र गंभीर आरोप लगा रहे हैं और काफी परेशान भी है। रांची से हरिवंश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देर रात आला अधिकारी वहां पर पहुंचे अपने तमाम टीम के साथ और छात्र इसको लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ हरिवंश हुआ रात में? देखिए, रात में काफी संख्या पुलिस बल की जो तैनाती है वहां पर की गई थी और पूरे मैदान में पुलिस के फोर्स जो है मार्च कर रहे थे। हालांकि छात्रों के विरोध के बाद जो है उन्होंने सफाई दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो। और इतनी लोग हैं, रात का समय है, मान ले कि कोई आके कुछ गलत करके जाता है तो फिर आप हमें ही जवाबदेह बनाएंगे। तो यही वजह था कि पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंच के पूरे जो मैदान है उसका मुआयना कर रहे थे और छात्रों को बताया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए। उसके बाद जाके छात्र माने हैं। रंजना। बिल्कुल हरिवंश, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र इसके अलावा कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पावर कट कर दिया गया, रात का अंधेरे में आए वो लोग और धमकाया गया, आधी रात में क्यों आ रहे हैं। इसकी जानकारी भी आगे आपसे लेंगे। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ बता देते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। JPSC परीक्षा घोटाले पर बड़ी खबर यह है कि परीक्षा में कथित सेटिंग का दावा किया जा रहा है। इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभय तिवारी ने CID को यह बताया है कि 11वीं से 13वीं GPSC सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से तकरीबन 5 लाख रुपए लिए जाते थे, तो वहीं SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह रकम 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। अभय तिवारी ने यह भी बताया कि अंतिम परिणाम तक पहुंचते पहुंचते प्रति अभ्यर्थी यानी कि हर अभ्यर्थी से ये जो रेट कार्ड था बढ़कर 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच जाता था। और ये अपने आप में कितना ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, CID जांच में जो खुलासे वो चौंकाने वाले हैं और NDTV के पास एक्सक्लूसिव खुलासे हैं जो इस वक्त हम आपको बताएंगे। JPSC परीक्षा पर इस वक्त का ये सबसे बड़ा खुलासा है कि कैसे आप देखिए कि पूरी सेटिंग की जा रही थी। सेटिंग क्या थी?
रेड कार्ड की कथित सेटिंग का दावा है। अभय तिवारी ने इस पूरे मामले में सीआईडी को कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। 3 सदस्यों के नाम भी बताए हैं कि इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के कैसे इस पूरे मामले में धांधली की जा रही थी। गंभीर आरोप नंबर बढ़ाने को लेकर भी है। कोड डिकोड करवाने का भी उन्होंने दावा किया है और साथ ही एजेंट्स के जरिए अभ्यर्थियों से कैसे संपर्क स्थापित किया जाता था, ये जानकारी भी सीआईडी के साथ साझा की गई है। इंटरव्यू सेटिंग के लिए 15 लाख तक लिए जाते थे और लास्ट राउंड यानी कि अंतिम चयन के लिए ये जो रेड कार्ड है, देखिए आसमान छूता था, 70 लाख तक लिए जाते थे। जो बच्चे सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हैं वो 70 लाख कहां से लाएंगे और इसीलिए शायद ये बच्चे धरने पर बैठे हैं। भर्ती का रेट कार्ड भी हम आपको बता देते हैं। आप ये देखिए, नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको देने पड़ेंगे किस तरीके से 5 लाख रुपए, और अगर आप ST SC से हैं तो आप देखिए कि 2 लाख तक या 3 लाख तक आपको देना होगा, आपकी सेटिंग हो जाएगी। इंटरव्यू अगर आपको देना है तो 15 लाख रुपए आपको देने होंगे। साथ ही अंतिम चयन में ये जो आंकड़ा है 60 से 70 लाख का हो जाता है। तो अभय तिवारी और उनके परिवार वालों को लेकर भी जो पूरी तस्वीर थी ये हमने आपको दिखाई। हरिवंश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिवंश, ये रेट कार्ड चौंकाने वाला है और छात्र जो कह रहे थे और अब ये जो अभय तिवारी ने खुलासे किए हैं, ये मिलान हो रहा है, यानी कि छात्र किसी गलत मांग को लेकर नहीं विरोध कर रहे हैं, वो परेशान है वाकई में। 60-70 लाख किसे कहते हैं? बिल्कुल रंजना, देखिए ये जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, ये काफी चौंकाने वाली है। और एक लोग नहीं है, सिर्फ अभय तिवारी ही नहीं है, जो इस नेटवर्क के जितने भी DDPL जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, JPSC के जितने सदस्य हैं, जितने कर्मचारी हैं, सबकी संलिप्तता है और सबके मिली जुली के बाद ही जो है वो काम होता है। बाहरी जो बिचौलियां हैं वो इस नेटवर्क का एक हिस्सा होते हैं, जो अभ्यर्थी को जो एग्जाम में अपियर होते हैं उनको ढूंढ के लाते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है। वो ये सिर्फ यही तलाशते हैं कि कौन अभ्यर्थी जो है कितना मजबूत है, यानी पैसे से जितना मजबूत हो उसकी नंबर जो है ऊपर रहता है और उसके बाद सारा मिलके ये काम करते। तो अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं और अब सूत्रों के हवाले से धीरे धीरे जांच से जुड़े अधिकारी थे उनके यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। और जो छात्रों का आरोप है वो मिलान कर रहा है। छात्र अभी भी पूरा सबूत के साथ मैदान में बैठे हुए हैं और एक एक चीज का वो सबूत दे रहे हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट है, अब कहां से उनको डॉक्यूमेंट मिला, लेकिन वो कह रहे हैं यदि सरकार को संदेह है हमारे डॉक्यूमेंट में तो इसकी जांच करा ले और मुझे यदि गलत है तो जेल भेज दे। तो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ छात्र बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ कह सकते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। रंजना, बिल्कुल हरिवंश, और अगर इतना ही पूरी सेटिंग की जा रही थी कि पहले तो बैकग्राउंड स्टूडेंट का चेक किया जा रहा था, फाइनेंशियली अगर वो मजबूत है तो उससे और ज्यादा पैसा ऐठा जा सकता। अगर इतनी ही पूरी तैयारी कर ली जाती सिस्टम को ठीक करने के लिए तो आज छात्र ये दिन नहीं देख रहे होते। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरिवंश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि झारखंड में पेपर लीक और धांधली मामले में मास्टरमाइंड अभय तिवारी नाम के व्यक्ति को खास तौर पर बताया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम देवघर जिले के उस गांव में भी पहुंची जहां पर उसका पुश्तैनी घर है। उसकी मां का कहना है कि बेटा नौकरी करता है, बस यही पता है, रहने वाला वो वहां का ही है। अभय तिवारी की मां का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभय बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है, मेरा बेटा जॉब करता है, बस यही हमें पता है। अभय तिवारी सीआईडी की गिरफ्त में ये शख्स झारखंड पेपर लीक और धांधली का किंगपिन माना जा रहा है। वो गोड्डा जिले के पौड़ैयाहाट प्रखंड में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात था, जिसे झारखंड सीआईडी ने 22 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अभय पूरा सिंडिकेट चला रहा था। इस बीच एनडीटीवी की टीम उस गांव पहुंची जहां अभय तिवारी का घर है, जहां उसका बचपन बीता। देवघर जिले में मार्गो मुंडा प्रखंड आता है, जिसमें एक छोटा सा गांव है कुदार खोसो। इसी गांव में अभय तिवारी का ये घर है। बताया जा रहा है कि इस गांव में एक यही 2 मंजिला पक्का घर है, लेकिन यहां जाकर पता चला कि अभय के 2 घर हैं। गांव में 2 घर हैं, एक कच्चा घर, दूसरा ये पक्का घर, जिसमें बड़ा सा लोहे का गेट भी लगा है। हमने अभय के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो वो बचते रहे। फिर अभय की मां ने बात की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके मुताबिक अभय बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है।
हम लोग एक साधारण परिवार हैं, गरीब महिला है बाबू, पढ़ी लिखी नहीं है। मेरा बच्चा बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत किया था। बाबू मेरा आते थे स्कूल से, पानी पी के फिर पढ़ने बैठ जाता था। मेरा बेटा जॉब करता है, वो हमको पता है। जो जाने दो, मेहनती वाला लड़का को सफल हुआ है। आज थोड़े दिन के बाद सुने जो बेटा को पकड़ा गया है। 5वीं तक की पढ़ाई अभय ने इसी शिशु मंदिर में की थी। फिर दुमका में रहकर वहां से मैट्रिक तक पढ़ाई की। अभय का बड़ा भाई रामबचन तिवारी पिछले 2 दशक से अधिक समय से फौज में है। मझला भाई अक्षय कुमार तिवारी है जो रांची में रहता है। फिलहाल इसके पैतृक आवास पर अभय की पत्नी, भाभी, माँ, भतीजी और बेटी रह रहे हैं। इस नए 2 मंजिला घर के बारे में पूछा तो अभय की मां ने बताया कि उनके बड़े बेटे ने बनवाया है। मेरा बेटा बड़ा बेटा है, पुराना घर था बाबू, वही रिपेयरिंग कर दिया है। ये तस्वीरें गोड्डा जिले के पौड़ैया हाट की हैं। यहाँ अभय ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी BSO के पद पर तैनात था और किराए के मकान में रहता था। CID की टीम ने अभय को यहीं से गिरफ्तार किया था। इसको समझिए, एक गरीब आदमी गोटा बेचकर, लोटा बेचकर, जमीन बेचकर, घर बेचकर, अपना जेवर बेचकर बच्चा बुतरू को पढ़ाता है। किस लिए? कि हमारा बच्चा एक दिन जगह पर जाए, लायक बने। लेकिन उसके इस भावना के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्या समझे आदमी, किस पर विश्वास करे। ये अपने माध्यम से एक अरविंद मंडल यहाँ पे पौड़ैया हाट लोकल के चतरा के निवासी हैं और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ था। इसकी ज्वाइनिंग तो एक पहले ही हुई थी, लेकिन ये एग्जाम, इंटरव्यू और कुछ कार्यों के बहाना से ये दूर रहे। जब CID की जांच टीम आई, इसके यहाँ से पैसा पकड़ा गया। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में सामने आए पोस्टरों के मुताबिक अभय तिवारी ने अपने सिंडिकेट के दम पर अपने भाई, पत्नी और दूसरे करीबी रिश्तेदारों को JSSC की परीक्षाओं के जरिए कई पदों पर नौकरी दिलवाई। आरोप है कि उसने आयोग और परीक्षा कराने वाली कंपनी में गहरी पैठ बना रखी थी। देवघर से ऋतुराज सिन्हा और गोड्डा से संतोष के साथ प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।